हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। एंड हमारा आज का टॉपिक है ड्रैगन बॉल काकू में चैप्टर 8 पार्ट 2। तो गाइस, जब मैंने हिट वर्सेस फ्रॉस्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं बहुत स्लो बोलता हूं और उसे वो वीडियो 1.5x पे करके देखना पड़ता है। और तुम्हारे लिए अब से मैंने फास्ट बोलना चालू कर दिया है। खुश हो भाई अब? और हाँ, तुम लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, वेजिटा से बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने आए होते हैं और हमें बुल्मा की एक फीमेल साइयन फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इन दोनों की मैरिज लाइफ लगभग सेम ही थी, क्योंकि भाई दोनों का बेटा 50% साइयन था और 50% किसी और ब्रीड का। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि हम समय में 1 महीना पीछे आ गए होते हैं और हम होते हैं प्लेनेट कालामेंट या फिर चैलामेंट, भाई जो भी रहे पे। और ये वही प्लेनेट है जहाँ पे क्रिलिन, यामचा और टियान आए थे उन तीनों फॉक्सेस से साथ ट्रेनिंग करने। यहाँ हम देखते हैं उन तीनों फॉक्सेस में से बासिल हमारे हीरोज से कहता है कि हमारे ब्लिकार से प्लेनेट पे कैसे आना हुआ। और क्रिलिन बासिल से कहता है कि गोहान ने हमें कहा था कि हम तीनों को तुम तीनों के साथ ट्रेनिंग करनी है उस अपकमिंग वॉर के लिए, ताकि हम तैयारी कर सके। फिर ये सब सुन के बरगामो कहता है कि क्या एक वॉर? और भाई ये सब सुन के ये तीनों थोड़े से हैरान दिख रहे होते हैं। तीनों के तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई इन तीनों को घंटा समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन तीनों को कुछ नहीं समझ में आया है। फिर उसके बाद टियन कहता है कि क्या तुम्हें ग्रैंड क्रिस्ट का मैसेज याद नहीं जो उन्होंने कहा था? और फिर बरगामो कहता है कि क्या? और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यामचा ये समझ जाता है कि ये लोगों को इस बात के बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ग्रैंड प्रिस्ट ने जो अनाउंसमेंट की थी उसकी आवाज सभी यूनिवर्सेस और सभी प्लेनेट पे गई थी, बट इनके प्लेनेट पे नहीं, क्योंकि इनके प्लेनेट के आजू बाजू एक बड़ा सा बादल है। यानी कि इनका प्लेनेट पूरी तरह से बादल से घिरा हुआ है और वो भी बहुत 13 किलोमीटर का है। किंग कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है। और फिर यामचा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हजारों प्लेनेट तक ये बात नहीं पहुंची हो, क्योंकि उनके भी प्लेनेट पे ऐसे आजू बाजू बादल हो सकते हैं। फिर भाई क्रिलिन कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या अनाउंसमेंट की थी। और फिर भाई वो पूरी की पूरी अनाउंसमेंट उन तीनों को बताता है और लेवेंडर कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद बरगामो हंसने लगता है और वो कहता है कि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि तीनों के तीनों हीरोज तीनों के तीनों फॉक्सेस से लड़ने के लिए एकदम से फाइटिंग स्टेज में आ जाते हैं। और भाई ये तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये तीनों पहली बार अपने प्लेनेट के लिए कुछ कर पाएंगे, सॉरी अपने यूनिवर्स के लिए कुछ कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि टियन एकदम से तैयार होता है और वो बरगामो पे अटैक करने जा रहा होता है, बट जैसे ही वो अटैक करता है बरगामो से एक पंच दे देता है जिससे कि वो गिरता है, बट वो गिरते ही गायब हो जाता है। ये देखकर बरगामो थोड़ा हैरान होता है, बट फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से टियन आ रहा होता है। इसका मतलब कि पहले वाला टियन एक क्लोन टेक्निक थी, बट भाई बरगामो ने इसे भी काउंटर कर दिया अपनी किक से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिलिन एकदम से डिस्ट्रक्ट और डिस तैयार कर देता है। वो तुरंत उस डिस्ट्रक्ट और डिस्क को बरगामो के ऊपर फेंकता है। वो जैसे उसे लगने वाली होती है वैसे ही बरगामो अपनी पूंछ जमीन पे मार के उछल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रक्ट और डिस्क एकदम से टियन के पास बढ़ रही होती है, बट वो उससे बच जाता है। और अब बरगामो का अगला टारगेट है क्रिलिन, जो कि उस पर जैसे अटैक करने आता है क्रिलिन अपना सोलर फ्लेयर यूज करता है, जिससे कि बरगामो का अटैक फेल हो जाता है। इसके बाद वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और वैसे ही इसका फायदा यामचा उठाता है और वो एकदम से फाइटिंग पोजीशन में आके अपनी वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है और वो लगातार उस पर पंचेस किया जा रहा होता है। बट भाई अभी उसे ये नहीं पता कि बरगामो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक को ऑब्जर्व कर सकता है और वो जितना ऑब्जर्व करेगा उसका साइज उतना ही बढ़ता है। और ये यामचा भी नोटिस करता है, क्योंकि वो जैसे पंच कर रहा होता है उसका साइज बढ़ते जा रहा है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, वो बड़ा क्यों हो रहा है। फिर वो ये देख के जैसे पंच स्टॉप करता है वैसे बरगामो की आंखें भी ठीक हो गई होती है और वो अपने हाथ में एक पंच बनाता है, बट वैसे ही टियन यामचा की जगह लेके उससे बच जाता है। फिर वह टियन जाके बरगामो के फेस पे एक जबरदस्त किक मारता है। भाई जो आखिरी अटैक टियन ने मारा था उसके फेस पे वो भी ऑब्जर्व कर लेता है और भाई यहाँ पे अब वो दोनों हाथों में की ब्लास्ट बनाने लगता है। और फिर ये तीनों समझ जाते हैं कि अब फाइट खत्म करने का वक्त आ गया है, तो तीनों के तीनों अपने हाथ में की ब्लास्ट बनाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बरगामो भी एक की ब्लास्ट छोड़ता है। फिर वैसे ही क्रिलिन कहता है कि टियन यामचा याद है ना हम यहाँ पे क्यों आए हैं? टियन बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अपने लिमिट्स को तोड़ने आए हैं, चलो हम लोग गोकू को दिखा देते हैं कि हमने जो भी समय उसके साथ बिताया है वो हमने बर्बाद नहीं किया, कि वो हमारे काम आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि भाई इनके अटैक के मुकाबले बरगामो का अटैक कितना बड़ा होता है। और फिर भाई यहाँ पे तो समझ आ ही गया ये लोग अब हारने वाले हैं। और फिर यहाँ पे लेवेंडर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर बासिल कहता है कि मुझे याद है कि ये दोनों गंजे आदमी टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी थे। भाई मतलब इज्जत ही नहीं यार दोनों की। फिर वो कहता है कि बट ये दोनों उतना ज्यादा वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे। फिर लेवेंडर कहता है कि मैं समझ गया, इन तीनों की ताकत एक साथ कोलैबोरेट करने में है, ये तीनों कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये तीनों अपनी फुल पावर लगा के अटैक कर रहे होते हैं, बट भाई इनकी अटैक करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गड्ढा बन जाता है और ये तीनों वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं।
फिर ढेर होने के बाद भी टियन यहाँ पे खुश होता है, पता नहीं क्यों। फिर बरगामो कहता है कि मुझे मानना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ एकदम से सीरियस होने ही वाला था। फिर बरगामो बासिल से कहता है कि इन लोगों के आराम करने के लिए कोई जगह देखो। फिर वैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 9 सीड्रा का प्लेनेट, जो कि भाई यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। पे हमें दिखाया जाता है कि सीड्रा अपने सुप्रीम काय से बात कर रहा होता है, कहता है कि हमारे पास बस 2 साल है अपनी स्किल को फाइनलाइज करने के लिए। सीड्रा कहता है कि हम लोगों को उनसे आगे जाके उन पे अटैक करना होगा। फिर भाई वैसे ही हम देखते हैं कि यूनिवर्स 9 का एंजल ये बातें सुन लेता है, वो अचानक से उन दोनों के पास जाता है और वो कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो फिर इनका एकदम से मतलब डरी हुई स्माइल से कहता है कि नथिंग सर, मोजितो। इस एंजल का नाम मोजितो है भाई, वाह ये तो ड्रिंक का नाम है भाई। मोजितो कहता है कि एकदम डरावने लुक के साथ वो कहता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं आंसर की उम्मीद करूंगा। और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम से कहता है कि एकदम मत करो मोजितो, हम किसी भी बारे में बात नहीं कर रहे थे। और भाई यहाँ पे मोजितो एकदम से बहुत ही सीरियस लुक के साथ सीड्रा को दिख रहा होता है और भाई इसकी फटी पड़ी होती है, साफ साफ दिख रहा है। और वो कहता है कि मैं आगे से और कड़ी नजर रखूंगा तुम दोनों के ऊपर। भाई कैसा एंजल है, अभी तक हमने एक भी एंजल को अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। मेरे को तो लगता है ये उन एंजल्स के साइड है जो बैड वाले हैं। यहाँ का सुप्रीम काय कहता है कि मिस्टर मोजितो आप चिंता मत करिए, आप जो सोच रहे हैं हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं और हमें पता है कि एक डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट है और हम लोग बिना कंसल्ट किए कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मोजितो ये बात पे कहता है कि बहुत अच्छी बात है, भाई उसको एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहा होता है। और भाई वहाँ से वापस शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट कैलामेट, जहाँ पे हमारे तीनों हीरोज एकदम से पट्टी में लपेट टुपेट के पड़े हुए होते हैं। और फिर यहाँ पे उनके उठते ही यामचा कहता है कि मैंने कहा था ना, क्रिलिन को उठाने के लिए सेंसिबिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक मजबूत आदमी है। और भाई यहाँ पे टियन यामचा के सर पे एक गुस्सा दे देता है और वो कहता है कि ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को थैंक यू बोलो। भाई क्रिलिन कहता है कि हमारी इतनी सी लड़ाई से इतने ज्यादा बैंडेज और वुंड हुए हैं तो हमारा क्या होगा जब हम ब्लड थर्स्टी एनिमी से भिड़ेंगे। बरगामो को ये सुन के बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। यामचा कहता है कि हमारे पास 2 साल है, हम कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो यामचा पूछता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वॉर स्टार्ट हो गई है, हम तो यहाँ पे अभी भी है और यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई पॉइंट भी नहीं है। फिर बरगामो कहता है कि लॉर्ड सीड्रा हमें बता देंगे जब वॉर शुरू होगी, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पे लेवेंडर एकदम हंसते हुए कहता है कि ये जो गंजा आदमी है जिसके सर पे एक और आंख है, शायद से क्लाउड के आर पार भी देख सकता होगा। टियन को ये जो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट यहाँ पे यामचा और क्रिलिन एकदम जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। बासिल से कहता है कि तुम्हारी ये तीसरी आंख आई कैसे। टियन कहता है कि मैं एक 3 आई क्लैन का डिसेंडेंट हूँ, इनकी तीसरी आंख उन लोगों की खासियत थी, वो क्लैन अब एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टियन अपनी बचपन की बातें याद कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे बचपन में एक बुजुर्ग आदमी थे जो कि मुझे तीसरी आंख की लेजेंड्स और कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग इस तीसरी आंख में डिवाइन पावर को देखते थे और कुछ लोगों को लगता था कि हम भविष्य देख सकते हैं, और जो लोग हमारे क्लैन के बाहर थे वो लोग हमें शैतान समझते थे। बट मेरे बड़ों ने हमेशा यही सिखाया कि मैं अपनी तीसरी आंख को अपनी ताकत बना लूं और अपनी आइडेंटिटी में बदल लूं। फिर मैंने उसके बाद क्रेन स्कूल ज्वाइन किया जहाँ पे मुझे चात्सु मिला, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। एक दिन में जब मैं अपने गांव वापस जा रहा था तब मैंने देखा कि मेरी फैमिली वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गई है और मैंने कई साल लगा दिए उन्हें ढूंढने में, पर मुझे उनका पता कहीं भी नहीं चला। उसके बाद मैंने क्रेन स्कूल को ही अपनी फैमिली बना लिया और उसके बाद मैं टियन, यामचा और गोकू से मिला कि मार्शल आर्ट सीख रहे थे मेरे राइवल स्कूल में। टियन कहता है कि मेरी तीसरी आंख बस एक फिजिकल अपीयरेंस है, इसका एंशिएंट चीजों से कोई लेना देना नहीं है। फिर यामचा इस बात पे थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है हमारी धरती में बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें होती रहती है, और वो कहता है कि हमारी धरती का किंग एक कुत्ता है, तो तुम सोच ही सकते हो हमारे लिए एक और आंख वाला इंसान होना बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे तो एक शख्स है जिसके पास नाक भी नहीं है। फिर क्लीन कहता है कि मुझे देखना बंद करो कि भाई उसी के पास नाक नहीं होती। फिर यामचा कहता है कि मुझे पता है कि हम लोग एक बहुत अच्छी टीम है, बट हो सकता है ये मौका हमें आगे कभी ना मिले। और गामो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और उसके बाद क्रिलिन कहता है कि गोकू यूनिवर्स 19 में था जब वो सील किया गया था और वो हमारे बीच अब नहीं है, इसलिए ये लड़ाई हमें उसके बिना जीतनी होगी। यामचा कहता है कि नहीं, गोकू अभी भी हमारे बीच है, वो हमारे दिल में है। गोकू ने हमें सिखाया है कि कुछ भी शुरू करने से पहले कभी लेट नहीं होता, और हम इस वॉर को जरूर जीतेंगे, और मैं गोकू को दुश्मनों के हाथों में से छीन कर लेके आऊंगा। ये बात तो फिक्स है भाई, ये लोग गोकू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यार वो बंदा है ही वैसा। और यार कभी कभी मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे भी इनके यूनिवर्स में जाके एक सही बन के ट्रेनिंग करनी है। तो चलो भाई, इसी के साथ ये चैप्टर होता है एंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।